कल हमारा फर्स्ट चैप्टर हुआ था भाषा, और इसके साथ हमने एक और कराया था आपको व्याकरण, भाषा और व्याकरण। इन दोनों की डेफिनेशन कल कराई थी। तो व्याकरण में हम आते हैं कि व्याकरण के अंग कितने। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर बनेगा व्याकरण के अंग क्या है, जो व्याकरण के अंग हैं व्याकरण के अंग, तो व्याकरण के अंग हैं वो तीन होते हैं। कितने? तीन प्रकार। देखिए, फर्स्ट है वर्ण व्यवस्था। कौन सी? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था। सेकंड है हमारी शब्द व्यवस्था। सेकंड शब्द व्यवस्था। और थर्ड है हमारी वाक्य व्यवस्था। थर्ड वाक्य व्यवस्था। वाक्य व्यवस्था। तो इसमें जो हमारा सेकंड लेसन जो बनेगा वो आएगा हमारा वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण व्यवस्था के आधार पर हमारा जो सेकंड चैप्टर बनता है वो है हमारा वर्ण विचार। ठीक, देखिए सबसे पहले आता है हमारे पास कि यहां पर वर्ण विचार, कि वर्ण के ऊपर हमें विचार विमर्श करना है कि वर्ण है क्या, जो वर्ण है वो है क्या, इसके बारे में हमें बताना है। तो जो हमारे पास सबसे पहले एक डेफिनेशन हम इसकी लिखेंगे। वर्ण की डेफिनेशन क्या होगी? वर्ण, इसकी डेफिनेशन होगी वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके एक से अधिक टुकड़े न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके एक से अधिक टुकड़े न हो सके, न हो सके, न हो सके, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके एक से अधिक टुकड़े न हो सके उसे उन्हें वर्ण कहते हैं। उन्हें वर्ण एग्जाम्पल के लिए जैसे लिखते हैं, जैसे क, ख, ग, घ आदि आदि। इसके बाद आता है हमारा वर्ण के भेद। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो वर्ण है वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, एक शब्द आता है वर्णमाला। वर्णमाला
तो वर्णमाला एक शब्द था माला। माला क्या होती है? गले में पहनने वाला एक आभूषण जो किसी मोती का बना, ठीक है, माला। तो यहाँ पर आता है वर्णमाला, एक ऐसी माला जिसमें वर्णों का समूह, जिसमें वर्णों का समूह हो, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। देखिए ये वर्णमाला का जो हमारा पहला क्रम है वो है, ये हमारे होते स्वर। स्वर, और इनकी संख्या होती है 11। कितनी? 11। इनमें जो हमारे दो ये अक्षर हैं ये भिन्न हो जाते हैं, ये अलग होते हैं। इनके बारे में बता, पहले व्यंजन देखिए। नेक्स्ट इससे आ जाता है क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, अन, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक, ये वर्ड हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कौन से? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। नेक्स्ट है य, र, ल, ल, वो, श, श, से, ह। ये हो गए हमारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद श, श, से, है, ये हो गए हमारे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ठीक है। उसके बाद 4 अक्षर हमारे और बचते हैं जो होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। वो कौन से? श, त्र, ग और श्र। श, त्र, ग, श्र, ये हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन? संयुक्त, संयुक्त व्यंजन। अब देखते हैं हम कि जो हमारे पहला जो था वो हमारे स्वर, और जो स्वर हैं उनकी काउंटिंग, उनकी जो गिनती है वो कितनी है? उनकी संख्या 11। उन 11 में से एक स्वर ऐसा है, उन 11 में से एक स्वर ऐसा है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती।
और वो कौन सा है? ए। ये उसके अलावा जो हमारे 10 वर्ण बच गए, कौन से वर्ण? स्वर वर्ण। कौन से वर्ण? स्वर वर्ण। वो सभी मात्राओं वाले हैं, इनके साथ सभी स्वरों के साथ कोई ना कोई चिन्ह अवश्य होता है। ये देखिए, जैसे इसमें है अ, इसकी मात्रा होगी ये, इसको हम क्या बोलते हैं? पाई। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पाई। ठीक है। उसके बाद इसकी मात्रा ये होती है इस तरीके से, इसकी इधर से छोटे की ऐसे, बड़े की ऐसे। ठीक है। नेक्स्ट आता है री। किसी भी वर्ण के नीचे हम इस मात्रा का प्रयोग करते इस तरीके से, री। ठीक है। उसके बाद ए, ये होगा आई, दो मात्रा। बहुत से विद्यार्थी इसको इस तरीके से कर देते हैं कि ये ए है, इसको ऐसी तरह ऐसे। ठीक है। ये तो ठीक है, लेकिन कई क्या करते हैं कि इसके ऊपर ऐसे कर देते हैं। ऐसे करने से ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ये हमारा ए है, ए की मात्रा ये होगी। ठीक है। और ए की मात्रा यहाँ पे हो गई, दूसरा ए ये हो गया, तो दोनों मात्रा ये हो गई, तो हमें इसकी लगाने की आवश्यकता नहीं। ठीक है। नेक्स्ट ओ, उससे नेक्स्ट औ। ठीक है। ये हो गए हमारे 11 स्वर और उनकी मात्रा। ठीक है। कि जो हमारे 11 स्वर हैं, इनकी मात्राओं के आधार पर ही व्यंजन पूर्ण होते हैं। बिना स्वरों की सहायता के जो व्यंजन है वो हमेशा अधूरे होते हैं। और इन सब में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो ए की है, कि प्रत्येक व्यंजन में इस ए का समावेश होता है। बिना ए के कोई भी व्यंजन संपूर्ण नहीं। नेक्स्ट देखिए, इसमें हमारे 2 वर्ण और हैं। कौन से? अं और अ। कौन से? अं और अ। जो हमारा अं और अ है, इन दोनों को बोलते हैं अयोगवाह। क्या बोलते हैं? अयोगवाह। अयोग। ठीक है। अयोगवाह में जो हमारा ये शब्द है और इसको जो ये हमारे ये जो बिंदु, जो कोलन बिंदु हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? संस्कृत में इनको विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्ग। विसर्ग। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, वो क्या होगा? आधा है। क्या होगा? आधा है। देख इस तरीके से, जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे देखिए, अतः जब हम अंत में बोलते हैं अतः है, तो उस अंत में किसका प्रोनाउंसिएशन आता है? किसका उच्चारण आता है? ह। प्रातः, प्रातः। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये है अयोग। इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक होता है चंद्र बिंदु, ठीक है, एक होता है मात्र बिंदु, ठीक है, और एक होता है ये मात्र चंद्र। सिर्फ चंद्र होता है, इसमें बिंदु नहीं होता। इन तीनों का उपयोग कहां होता है? कि जो चंद्र बिंदु, इसको बोलते हैं हम अनुनासिक। अनुनासिक, ठीक है। और ये जो होता है हमारा जो बिंदी होती है, इसको बोलते हैं अनुस्वार।
अनुस्वार, ठीक है। अनुनासिक कि जिसका उच्चारण करते समय ध्वनि हमारे नाक और मुख दोनों से निकले, जिसका उच्चारण करते समय ध्वनि नाक और मुख दोनों से निकले उसे हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे चांद, ठीक है, या हंसना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा अनुस्वार। क्या आता है? अनुस्वार। इसमें मात्र एक बिंदु होती है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, वो मात्र सिर्फ नाक से होती है। जो हमारी नासिका है, नाक से इसका उच्चारण होता है। देखिए, जैसे पंत, हंस, इत्यादि, या अनु, ठीक है। उसके अलावा एक चंद्र मैंने आपको बताया, ये इसका प्रयोग अंग्रेजी जो वर्ड होते हैं, जो इंग्लिश के जो शब्द होते हैं, उनमें प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, ठीक है, कॉलेज, एक पाई मैंने आपको बताई थी, ये क्या है? पाई। यदि ये पाई किसी वर्ण से हट जाती है, यदि ये पाई किसी वर्ण से हट जाती है तो वर्ण आधा हो जाता है, ठीक। ठीक उसी प्रकार कुछ शब्द हमारे उर्दू के होते हैं, कुछ शब्द उर्दू के होते हैं, उर्दू, ठीक है। कुछ शब्द हमारे उर्दू के होते हैं, जैसे उनमें उनके नीचे एक बिंदी लगाई जाती है, उनके नीचे एक बिंदी लगाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नुक्ता, जिसको हम बोलते हैं नुक्ता। क्या बोलते हैं? नुक्ता, ठीक है। इस नुक्ता का प्रयोग कब करते हैं? कि जब जिस अक्षर को हमें थोड़ा सा हल्का करके, जैसे देखिए एक होता है फूल, फूल, ये फूल होता है जो किसी पेड़ में लगता है, जिसको हम पुष्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुष्प, ठीक है। एक होता है फूल, यहां पे नुक्ता होता है, फूल, ठीक है। इसको जब हम बोलते हैं फूल, इसको जब हम ये फे बोलता है तो फूल, तो हमारे जो होठ की आकृति है वो बिल्कुल ओ आकार की बन जाती है, ठीक है। लेकिन जब इसको बोलते हैं फूल, फूल, तो हवा घर्षण करते हुए आती है। और इसका मतलब क्या हो गया? हमारा मूर्ख। क्या हो गया? मूर्ख। इंग्लिश में फूल शब्द है, इसका हिंदी में अर्थ होगा मूर्ख, और इधर फूल, इसका मतलब होता है पुष्प, ठीक है। ये हो गए हमारे आप स्वर, अयोगवा शब्द। फिर आते हैं हम यहां पर अपने व्यंजनों पर। देखिए, ये हमारे वर्ग है, वर्ग। वर्ग मैथमेटिक्स में आपने पढ़े होंगे, वर्ग होते क्या है। इरेज कर दूं, लिख लीजिए आप, नहीं लिखा है तो उतार लेना आप। वर्ग मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग किसे कहते हैं? उसकी डेफिनेशन होती है कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, चारों भुजाएं, ये भी, ठीक है, ये भी और ये भी, चारों भुजाएं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे हम वर्ग कहते हैं।
इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये बराबर, ठीक है। जितनी बड़ी ये होगी उतनी ही बड़ी ये होगी, जितनी बड़ी ये होगी उतनी बड़ी ये होगी। लेकिन जो हमारा वर्ग है उसमें जितनी बड़ी ये रेखा है सारी उतनी ही बड़ी होगी, उसको बोलते हैं वर्ग। तो इसको भी हमने वर्ग क्यों कहा है? इसको वर्ग इसलिए कहा है कि ये 5 वर्ग है। कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग, ठीक है। और पांचों वर्ग में अक्षरों की संख्या, जो वर्ण है उनकी संख्या, वर्णों की संख्या कितनी है? 5। ठीक है। देखिए क ख ग घ ड़, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी? 5, 1 2 3 4 5। यहां तक मैंने पहले ही मार्क कर रखा है, यहां तक जो स्पष्ट व्यंजन है, ठीक है। तो 5 ऐसे हो गए, 5 ऐसे हो गए, 5 ऐसे हो गए, 5 ऐसे हो गए, इसीलिए इसको वर्ग कहा गया है कि यहाँ पर जो वर्ग है उनकी संख्या इक्वल है, बराबर है। ऐसे भी 5 वर्ण है, ऐसे भी 5 वर्ण है, ऐसे भी 5 वर्ण और ऐसे भी 5 वर्ण, यानी कि इनकी जो वर्णों की जो संख्या है वो इक्वल है, बराबर है, इसीलिए इनको वर्ग कहा गया है। अब आता है तो जो हमारा वर्ग है वो, तो जो हमारे 5 वर्ग है इनको किस नाम से जाना जाता है? देखिए इनका जो प्रथम अक्षर होता है, इनका जो प्रथम जो अक्षर होता है वो ही उनके द्वारा ही इनका नामकरण हुआ। कैसे? कै वर्ग, इसमें पहला क्या है तो इसको कै वर्ग के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये च है तो इसको च वर्ग के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये ट है तो इसको ट वर्ग के नाम से जानते हैं, त है तो त वर्ग के नाम से, ठीक। और प है तो प वर्ग के नाम से जानते हैं। ये तो हो गया इनका नाम। अब बात आती है कि जो ये हमारे वर्ग है 5, इनको स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है। स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? स्पर्श का मतलब होता है छूना। क्या होता है? छूना, स्पर्श, छूना। स्पर्श होता है छूना। अब यहां पर किसको छूना जाता है? यहां पर जो छूना है इसका अर्थ है किस चीज को छूना? कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, का प्रोनाउंसिएशन जब हम करते हैं तो हमारे मुख के अंदर से जो वायु बाहर आती है, मुख के अंदर से वायु जो हवा बाहर आती है वो हमारे मुख के किसी ना किसी भाग से स्पर्श करती है या टकराती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जैसे देखते कै, खे, जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे कोई दांतों से टकराता है, कोई हमारा जो तालु है उससे टकराता है, ठीक है। तो यानी कि जब इनका प्रोनाउंसिएशन, इनका उच्चारण करते हैं तो हवा या जो वायु है वो हमारे मुख के किसी भाग से टकराते हुए बाहर आती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें अंतस्थ व्यंजन। क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में ये 4 आते हैं, य, र, ल, व। कौन कौन से आते हैं? य, र, ल, व, ठीक है। फिर आता है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ये है मूर्धन के, ठीक है। श, स, दंतक, ठीक है। श, स, ह, इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है। ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? ऊष्म का मतलब होता है ऊष्मा उत्पन्न या गर्मी, ठीक है। जब इन वर्णों का उच्चारण हम करते हैं तो हमारे मुख से जो हवा होती है, जो वायु होती है, वो घर्षण करते हुए आती है, जिसके कारण वो गर्म या गर्मी उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन, ठीक है। फिर आता है हमारा
संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण होता है जो वर्ण दो वर्णों के मेल से बना, जो वर्ण दो व्यंजनों के मेल से जो वर्ण या जो व्यंजन बनता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे इसमें देखिए अलग अलग करके बताता हूं। यहां पर पहले है श, को आधा, श पूरा, ठीक है। उसके बाद त्र, तो आधा, रो पूरा, ठीक है। नेक्स्ट है ग, जिसको ज्ञानी के नाम से जानते हैं, ज और आया, ज अधूरा, आधा है। कई लोग इसको ज जाने भी बोलते हैं, कई लोग इसको ज जाने भी बोलते हैं। यहां पर ज आने के कारण तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो जैसे निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है श्र, क्या है श्र, श आधा और पूरा, ठीक है। ये हो गए हमारे संयुक्त अक्षर, ठीक है। अब यहां पे एक बात और आती है, उसको भी स्पष्ट कर देता हूं कि जो हमारा रे है, जो रे है वो दो प्रकार से प्रयोग होता है, दो प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। एक तो रेफ, ठीक है, और एक होता है पदेन। क्या होता है? पदेन। जब हम किसी दूसरे वर्ण के ऊपर रे को लगाते हैं या किसी दूसरे वर्ण के ऊपर रे लगा होता है और उसका प्रोनाउंसिएशन या उसका उच्चारण उस वर्ण से पहले होता है, उसे हम रेफ कहते हैं, ठीक है। और जो किसी वर्ण के नीचे लगा हो और उसका उच्चारण उस वर्ण के बाद होता है, उसे हम पदेन कहते हैं। जैसे हम लिखते कर्म,